स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। आज एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में थोड़ा डिफरेंस भी समझेंगे। इंटीग्रेशन का बिल्कुल सिंपल भाषा में मतलब होता है एडिशन, बस ऐसे समझ लो। जैसे हमने एक एडिशन के लिए टूल देखा हुआ है समेशन। समेशन में अगर मैं कभी भी यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 to n लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा? अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ तो तुमने अपनी 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसका मीनिंग होता है पहले i की प्लेस पे क्या पुट कर दो 1, समेशन का मतलब सम, फिर i की प्लेस पे 2, अप टू सोन कितनी वैल्यूज है यहाँ पे n तक हमें जाना है, ये मीनिंग है। इसका मतलब है समेशन कैसी कैसी वैल्यूज कंसीडर करता है 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन। लेकिन अगर मान लो मुझे कभी भी कैलकुलेट करनी है वैल्यूज, या मुझे वैल्यूज की जरूरत है 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज। 1 के बाद कौन सा नंबर आता है बाय द वे? 1 के बाद 2 नहीं, 1.1 1.01 नहीं आता, तो उस हिसाब से तो 1.0000 कितने सारे आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ही इररेलेवेंट है पूछना 1 के बाद कौन सा नंबर आता है। वी हैव नो आइडिया, पता नहीं, कोई आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। तो अगर मुझे 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज कंसीडर करनी हुई, फेल हो जाएगा ये समेशन, तब हम इसका यूज नहीं कर सकते फॉर एडिशन। तो एडिशन के लिए एक न्यू टूल आएगा, कुछ ऐसा सिंबल जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। अगर मैंने यहां पे लिखा है ना 1 से 2, और अगर मैंने समेशन में लिखा है ना i इज इक्वल टू 1 to 2, दोनों में डिफरेंस पता क्या है? समेशन में कौन कौन सी वैल्यू कंसीडर होगी? 1 एंड देन 2, खत्म। लेकिन इंटीग्रेशन में कौन कौन सी वैल्यू कंसीडर होगी? 1 कंसीडर होगी, 2 भी कंसीडर होगी, और इसके बीच की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो सभी कंसीडर हो जाने वाली है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड समेशन। दोनों ऐड ही करते हैं, दोनों का काम है ऐड करना, लेकिन ये एक न्यू वर्ड यूज करने वाला हूं, ये डिस्क्रीट वैल्यूज को लेता है। डिस्क्रीट मतलब जिसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इंटीजर्स भी हम काउंट कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो। हम रैशनल नंबर भी काउंट कर सकते हैं। रैशनल नंबर पता है ना, वो जो p बाय q की फॉर्म में होता है, और ऐसा पढ़ा है ना 2/3 इज अ रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, उसे भी हम काउंट काउंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर्स। 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? हमारे पास आंसर ही नहीं था। तुम 1.000 कितनी भी जीरो लगा लो, मैं आऊंगा और तुमसे एक ज्यादा जीरो लगा दूंगा और वो न्यू नंबर बन जाएगा, है ना। इसका मतलब है यहां पे जो वैल्यूज कंसीडर होती हैं वो सिर्फ डिस्क्रीट नहीं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, सिर्फ वो नहीं, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज कंसीडर होती है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो अनकाउंटेबल है। जैसा एग्जांपल अभी भी बताया, 1 के बाद या 1 और 2 के बीच में कितनी वैल्यूज होती है? इनफाइनाइटली मैनी, काउंट भी करना पॉसिबल नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। तो डिस्क्रीट को हम काउंटेबल भी बोल सकते हैं और कॉन्टिन्यूअस को हम अनकाउंटेबल बोलने वाले हैं। यहां तक कुछ कंफ्यूजन है? समेशन का मतलब ऐसी वैल्यूज कंसीडर करना, जैसे 1 और 2 लिखा है तो 1 एंड 2 दो वैल्यूज और खत्म, समेशन। लेकिन अगर इंटीग्रेशन की बात होगी तो 1 और 2 लिखा हुआ अगर यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सारी वैल्यूज कंसीडर हो जाएंगी। अब थोड़ा और डीप चलते हैं। पहला हमने यूज समझ लिया एडिशन, दूसरा हो सकता है टू इंट्रोड्यूस न्यू क्वांटिटीज। जैसा लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन में भी होता था ना कि अगर d बाय डी एक्स ऑफ यहाँ पे k है विच इज कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन कितनी आती थी? 0। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पे हम x लिख देते थे तो डिफरेंशिएशन कितनी आती थी? 1। लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ कभी भी हम r लिख देते थे तो आंसर कितना आता था? ये न्यू क्वांटिटी होती थी कुछ ना कुछ, हम नहीं कर पा रहे हैं इसको डिफरेंशिएशन। ऐसी ही बहुत सारी न्यू क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होती है। वैसे ही यहां इंटीग्रेशन में भी होता है। इंटीग्रेशन में अगर मान लो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, पूरा भी बताऊंगा वैसे, अगर तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, जैसे इसमें होता था कि अगर कांस्टेंट और x होता है यहाँ पे तो कांस्टेंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन x की करते थे। अगर यहाँ पे x आ गया तो उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन अगर कोई भी न्यू क्वांटिटी आ गई, लेटर से r ही आ गया, तो वो न्यू क्वांटिटी जैसा बन जाएगा। एग्जाम्पल से अभी दिखाता हूं, इसको थोड़ा और डीप जाके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे ग्राफ है। ग्राफ का मान लेते हैं ये है एक स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एक एंडिंग पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट्स है। मुझे ना इसका एरिया निकालना, ये जो कर्व दिख रही है ना इसके नीचे का, बता सकते हो फॉर्मूला? ऐसी शेप देखी है कभी ज्योमेट्री में? कभी भी नहीं देखी हुई तो इसका एरिया कैसे निकालना? तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, कुछ करके तो निकालना पड़ेगा, है ना। क्या होगा अगर मैं यहाँ पे एक, हमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता है, ये कैसी शेप है? रेक्टेंगल नहीं लग रही है रेक्टेंगल।
बेस तो है इसके एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऊपर देखना ये तो थोड़ी सी कर्व है। कर्व तो नहीं होती रेक्टेंगल में, है ना, इसका मतलब दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे थिन कर दूं, अभी ये जो कर्व वाला पार्ट है थोड़ा सा कम हुआ, अगर मैं इसको और छोटा कर दूं और हाफ कर दूं, फिर ये थोड़ा सा कम हुआ। ऐसे ही अगर मैं इसको हाफ करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, एक समय ऐसा आएगा ये इसकी जो विड्थ है रेक्टेंगल की एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। अगर किसी भी कर्व को तुम जूम करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन जैसी ही दिखेगी। समझ पा रहे हो? वैसा ही यहां पे भी होने वाला है। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल रेक्टेंगल दिखा रहा हूं, बट एज्यूम कर लेना दिस इज वेरी थिन रेक्टेंगल। यहां भी एक स्ट्रेट लाइन है और यहां भी एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पतला सा, विड्थ इसकी बहुत ही ज्यादा कम है। जब भी कभी किसी भी बहुत छोटी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, वैसे मैं इसकी विड्थ को लिखने वाला था x, लेकिन मुझे बहुत छोटी विड्थ दिखानी है, इसलिए मैं लिख रहा हूं dx। आज के बाद याद रखना, जब भी किसी चीज के साथ मैं d लगा दूं, इसका मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगर मुझे एरिया लिखना है तो मैं लिखूंगा, अगर मुझे वेरी स्मॉल एरिया लिखना है तो मैं लिखने वाला हूं dA। अगर मुझे वॉल्यूम लिखनी है तो मैं लिखूंगा v, और वेरी स्मॉल वॉल्यूम लिखनी है तो dv। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो। अगर डिस्प्लेसमेंट है s, तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? आज के बाद वेरी स्मॉल क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए साथ में लगा देंगे d। उस d का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। इस अकेले d का कोई मतलब नहीं होता। अगर किसी के साथ लगा दोगे तो इसका मतलब है दैट क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल। समझ आया? अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहता हूं, वो देखते हैं कैसे निकालें। बाय द वे, इसकी विड्थ ये बार बार बोल रहा हूं बहुत ही ज्यादा कम है, नेग्लिजिबल सी विड्थ है, तभी ये रेक्टेंगल बनेगा, वरना ऊपर कर्व जैसी शेप आएगी। ठीक है, इसकी हाइट मान लेते हैं y और इसकी विड्थ मान लेते हैं dx। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के? l इंटू बी होता है ना। तो इसको ये l मान लेते हैं, सॉरी ये l मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा एरिया? y इंटू में dx। फिर से बता रहा हूं, इस d का मतलब क्या है खुद से, जिसके साथ अटैच हो जाएगा वो क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल। अकेला इसका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं, खुद का कोई मतलब नहीं है इसका। नहीं, वो तो हाइट है, अगर इसके आगे लगा होता ना तो भाई वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता, पीछे नहीं। देखो अगर हम ऐसे लगाएंगे ना, ये जो मैंने dx लिखा ना, ये पूरी एक ही चीज बन गई। अब इसको अलग नहीं कर सकते हम, इसको ऐसा नहीं रीड कर सकते d एंड x, नहीं dx। समझ गए? अगर मैं यहां भी y लगाऊंगा ना, इसका मतलब है y मल्टीप्लाइड बाय dx। समझ गए? अगर मुझे d ऐसे लिखा हुआ ना, इसका मतलब हाँ अब ये दोनों को मिला के वेरी स्मॉल क्वांटिटी। समझ गए? तो ये थोड़ी सी नोटेशंस अजीब सी है। तो मैंने इसकी क्या किया, विड्थ से इसकी हाइट को मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। क्या तुम बता सकते हो ऐसे कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं ए से बी तक? बहुत ही छोटी इसकी विड्थ है, कितने रेक्टेंगल्स पॉसिबल हैं? ऐसे तो मैं बहुत सारे रेक्टेंगल्स कट कर सकता हूं। ए और बी के बीच में ऐसे कितने रेक्टेंगल्स पॉसिबल है? इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबल रेक्टेंगल्स हैं। मुझे इनफाइनाइट चीजों को ऐड करना है तो कौन सा टूल यूज करें? समेशन या फिर इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन। समेशन का मतलब बताया था, अगर मैं यहां पे ए और बी लिख दूं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ए कंसीडर होगा एंड सेकंड बी कंसीडर होगा, खत्म। क्या ऐसा है यहां पे सिचुएशन, ए कंसीडर किया बी कंसीडर किया खत्म? नहीं है ऐसी सिचुएशन। हमारे पास कैसी सिचुएशन है कि अगर मैं यहां पे ए लिखूं और यहां पे बी लिखूं, इसके बीच की सारी वैल्यूज कंसीडर हो जाए। ये सिचुएशन हमें चाहिए थी, इसीलिए हमने एक रेक्टेंगल का एरिया लिखा और उसमें इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहां लिख दिया ए से बी। इसका मतलब है ए और बी के बीच में जितने भी पॉसिबल रेक्टेंगल्स हैं सभी का एरिया ऐड कर दो। पहले रेक्टेंगल का लिया, दूसरे रेक्टेंगल का, तीसरे रेक्टेंगल का, अब तो सोन चलते 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 सारे रेक्टेंगल्स ऐड कर दिए बिटवीन ए एंड बी, और इससे हमें क्या मिल जाएगा? अगर मैं सारी रेक्टेंगल्स ले लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया अंडर द कर्व। और हमारा गोल क्या था वैसे इसमें? यही तो गोल था कि हमें टोटल एरिया निकालना था। तो हमें इंटीग्रेशन का आज एक और यूज पता लगा, विच इज थर्ड यूज। पहला समेशन करना, दूसरा न्यू क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस करना, और तीसरा हमें पता लगा एरिया को भी कैलकुलेट करना। कैसी भी रैंडम शेप होगी उसे एरिया निकल जाएगा। एक क्वेश्चन जो तुम लोगों को पूछना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं पूछा, यहां तो हाइट इतनी है ना, यहां तो कम होगी हाइट, वो कैसे कंसीडर करें? यहां पे भी अजीब होगी, मतलब अलग होगी हाइट, यहां अलग होगी, यहां अलग होगी, लेकिन मैंने तो हमेशा ही वाई लिखा है। विड्थ हम सबके एक ही मान सकते हैं। मान लो मैंने विड्थ को कंसीडर कर लिया 0.5, तो यहां भी 0.5, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह पे। लेकिन हाइट तो अलग अलग है ना,
उससे कैसे डील करें? इसका मतलब है पक्का ये y की जगह हमें कुछ दिया होगा क्वेश्चन, समझ गए? जैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे, मैंने तुम्हें बताया था कि डिफरेंशिएशन को मान लो एक मशीन की तरह, याद है कि अगर यहां पे इस मशीन में तुमने डाला एक्स स्क्वायर, आंसर क्या मिलेगा? 2x। यही तो है वो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर या फिर डिफरेंशिएशन जो इस पे एक्ट करेगा और इसको 2x बना देगा। सेम गोस फॉर हियर ऑल्सो। अगर कभी भी इंटीग्रेशन लिखा है, ये रहा वो मशीन, इस मशीन में यहां डलेगी जो भी चीज आएगी। जैसे इस बार मैंने यहां पे डाला x की पावर n, तो कुछ रूल मैं बताने वाला हूं, उसके अकॉर्डिंग यहां पे आंसर आएगा। सब कुछ हट जाएगा, ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, ये dx हट जाएगा और यहां पे कुछ आंसर आ जाएगा। वो रूल्स मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं। एक रूल बताता हूं, यही वाला जो यहां पे लिखा है। अगर यहां x है, यहां x है, तभी रूल काम करेगा, जैसे डिफरेंशिएशन में भी था। अगर डिफरेंशिएशन में यहां x है, यहां r है, तो आंसर कितना आता है? न्यू क्वांटिटी, अनलेस अनटिल ये कांस्टेंट ना हो। अगर r कांस्टेंट होता तो फिर 0 आ जाता। फिलहाल के लिए इस पे वापस आते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन होती तो उसमें रूल क्या बताया गया था? x की पावर n का पावर आगे और पावर में से 1 माइनस, इसमें अलग होता है। पावर में 1 प्लस, डिवाइड में 1 प्लस। दिस इज द रूल। कहने का मतलब एग्जांपल से समझते हैं। अगर कभी भी मुझे इंटीग्रेशन करनी हुई x इंटू डी एक्स की, x की कोई पावर नहीं दे रखी तो 1 मान लो। बस हमें तो मेन ये देखना था, यहां x है यहां भी x है, तो काम हो जाएगा। क्या करें? x की पावर 1 है ना, तो एक इंक्रीज कर दो। डिफरेंशिएशन में कम करते थे पावर, इसमें बढ़ा दो। कितनी पावर हो जाएगी? 2। और डिवाइड बाय जो पावर बनी है ना, उसे नीचे भी लिख दो। दैट इज द आंसर। अगर डिफरेंशिएशन होता तो हम पावर को आगे लाते और पावर में से 1 माइनस कर दे। इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड और डिवाइड में सेम। जैसे अगर मुझे इंटीग्रेशन करनी होती x की पावर 3 की, तो क्या होता? x की पावर 4, एक 1 प्लस कर दिया और डिवाइड में ऐसा होना है। अभी के लिए तुम देख पा रहे होगे ना, मैंने इस चीज को इग्नोर किया है। ये भी आएंगे यहां पे इंटीग्रेशन में, तो ये भी लिखा ना ए बी, या फिर कोई नंबर हो सकते थे 0 1 3 4, उसको मैं अभी इग्नोर करने वाला हूं थोड़ी देर के लिए। अभी लाएंगे उसको वापस से, पहले सिंपल इंटीग्रेशन सीखने की कोशिश करते हैं। जल्दी से नोट करो, फिर मैं रूल्स लिखवाता हूं। इस बार कम ही है रूल्स। चलो देखो, ये हमारे पास रूल्स है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था, अगर पावर n आ जाए तो पावर आगे पावर में से 1 माइनस। इसमें होता है पावर में 1 ऐड कर दो। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो x की पावर 3 डिवाइड बाय 3, जो सेम पावर बनेगी वो नीचे भी आनी है। और जब भी हमारे पास लिमिट्स नहीं होने वाली है, अभी तो मैंने लिमिट का मतलब होता है जो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है और ऊपर लिखा, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। अगर हमारे पास कभी भी इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो हमें जो भी आंसर होगा उसमें प्लस में c लिखना होगा, एक कांस्टेंट खुद से। समझ पा रहे हैं? अगर हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट होता तो एक कांस्टेंट हट जाता। जब मैं अभी बताने वाला हूं ना आगे स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, तो पता लगेगा। अभी के लिए, फिलहाल के लिए, अगर सिर्फ dx हो तो मान लो आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो सिर्फ dx की इंटीग्रेशन होती है x, क्योंकि फिर से स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं था, प्लस में एक कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट k लिख सकते थे यहाँ पे, बट हम c ही चूज करेंगे। अगर यहाँ पे k इंटू डी एक्स है, k इज अ कांस्टेंट कहना पड़ेगा। अगर k कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकाल दो, क्या बचा? dx, और dx की क्या होती है? x। dx की x लिखी और प्लस में c तो आते ही पूरे आंसर के साथ। अगर यहाँ पे साइन होता, साइन की डिफरेंशिएशन होती थी cos, लेकिन साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos, क्योंकि लिमिट्स फिर से स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो प्लस में c। cos की वहां होती थी माइनस साइन, यहाँ पे cos की होती है साइन। एक्सपोनेंशियल की या e की पावर x की वहां भी होती थी e की पावर x, यहां भी होती है e की पावर x। पिछली बार मैंने tan भी कराया था, अभी हमारे काम का नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है यहाँ पे। पिछली बार मैंने log भी कराया था, इस बार अपने काम का नहीं है फिलहाल के लिए। जब फिजिक्स में उसकी जरूरत पड़ेगी ना, मैं तब अलग से लिखवा दूंगा। अभी हमारे इतने ही काम के। और अगर मान लो ना तो ये कांस्टेंट है ना ही ये ऐसा ही वेरिएबल है t, तो क्या होगा? अगर दोनों अलग अलग आ गए तो न्यू क्वांटिटी। कभी किसी ने साइन का ग्राफ देखा? बाकी ने नहीं देखा। ऐसा होता है साइन का ग्राफ। यहां पे होती है मैक्सिमम वैल्यू विच इज 1, और सबसे कम कितनी होती है साइन की वैल्यू? -1। सुनिए ऐसी बात। और 1 और -1 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है साइन। साइन 91, साइन 270 -1, और साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो यहाँ पे 0 फिर आएगी 1, फिर 0 फिर -1, फिर 0 फिर 1, फिर 0 फिर -1 अप टू सो ऑन। ऐसे ही चलता रहता है। अगर मान लो मैंने कभी भी ऐसा लिख दिया, 0 और 1 कब होती है? 90 डिग्री पे। पहले एक बार को सुन लो फिर लिख लेना। ये 0 है और मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 पे। मैंने कभी भी लिख दिया ना इंटीग्रेशन में 0 और यहां लिख दिया 90, और ब्रैकेट में अंदर फंक्शन हमारे पास है साइन।
इस बार मेरे पास है स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, तो प्लस में वो कांस्टेंट आएगा नहीं, आने वाला है। समझ गए? साइन की क्या होती है? कॉस, माइनस कॉस, इस बार डिफरेंशिएशन होती है कॉस, ठीक है। साइन के माइनस कॉस करेंगे, मैं अभी बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करते हैं, ये जो मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताया है। बट इसका मतलब क्या है वो भी तो पता लगे, क्या करना चाह रहे हैं हम इसमें। अभी अभी बताया था इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है, एडिशन, दूसरा न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करना और एरिया निकालना। मैक्सिमम टाइम्स 99% हम बात कर रहे होंगे एरिया के टर्म्स में। इसका मतलब है अगर मैं तुमसे वैसे ही बोलता बिना इंटीग्रेशन के, बताओ ये एरिया कितना होगा, बता सकते हैं? कौन सी शेप है ये कोई भी शेप नहीं है, क्योंकि इसमें कर्व आ गई यहाँ पे। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो ट्राइंगल होता, फिर तो हम निकाल देते, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ कर्व आ गई, तो मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना था 0 से लेके कहां तक का, 90 तक का, 90 डिग्रीज तक का, यही कैलकुलेट कर रहे हैं हम। समझ पा रहे हैं? ये जो कर्व है किसकी वजह से आई है, या किसका ग्राफ है, ये साइन का, इसलिए यहाँ पे साइन लिखा गया है। और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें यहां लिखने होते हैं। तो ये पूरा जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मान लेते हैं इसका आंसर आ गया 1, थोड़ी देर के लिए ऐसे रैंडम, या फिर कुछ कांस्टेंट सी है, इसका आंसर आ गया, कुछ भी हो सकता है, अभी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो उस सी का मतलब क्या होगा, क्या आया है वो सी, एरिया आया इसका यहां से। समझ गए? दिस इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे अगर मैं कभी लिखूंगा ना एक्स स्क्वायर डीएक्स 0 से लेके 1 तक, इसका मतलब क्या होगा, एरिया निकालना है 0 से लेके 1 तक। समझ गए? बस यही करना था हमें। अब नोट कर लो आराम से, एक रूल और है यहाँ पे, 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x, जस्ट इसका उल्टा होता था डिफरेंशिएशन। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा log की, तो वो 1/x आ जाएगी। यहां से हमें एक और बात पता चल रही है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशन होते हैं। मैं दिखाता हूं एक एग्जांपल से। अगर तुम डिफरेंशिएशन करना चाहते हो एक्स स्क्वायर की, याद रखना स्टार्टिंग में हम किसके करने वाले, एक्स स्क्वायर, दिमाग में रखो एक्स स्क्वायर, ठीक है। कितने आएगी, 2x, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं 2x की, यही होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। क्या होएगी, 2 को तो ऐसे ही रख दो, उसको तो छेड़ना नहीं, हमें करनी है x की। रूल क्या कहता है, पावर में 1 ऐड कर दो, मतलब x की पावर 2 डिवाइड बाय 2, क्या बचा। लेकिन हमने स्टार्ट कहां से किया था, एक्स स्क्वायर से ही तो। इसका मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गए। तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशन है। अगर मैंने किसी भी एक चीज की, मान लो y की, पहले कर दी डिफरेंशिएशन फिर कर दी इंटीग्रेशन, क्या होगा आंसर, आंसर y ही वापस आ जाएगा। अगर मैंने पहले कर दी इंटीग्रेशन फिर कर दी डिफरेंशिएशन, क्या होगा, फिर से वापस y ही आ जाएगा। समझ गए? अगर मुझे कभी भी इंटीग्रेशन हटानी है तो क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। ऐसे समझो एक दूसरे के जस्ट राइवल हैं, ये एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं। समझ गए? अब नोट कर लो पहला रूल, पावर अगर 1 है तो 1 + 1 2, और डिवाइड में भी 2। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या होगी इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय, और प्लस में कांस्टेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे पास स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है, लिमिट नहीं है। अगर यहाँ पे पावर 1 दिख रही है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा, एक्स की पावर 2 डिवाइड बाय, इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल के लिए, मैथ में अच्छे से सीख लेना, क्योंकि मैं ज्यादा डीप बता नहीं पाऊंगा, और एक लाइन में बताने की कोशिश करूंगा तो आधी नॉलेज तो बेकार ही होती है हमेशा। नेक्स्ट बता सकते हो, 1/x², इसमें लॉग नहीं आ पाएगा। लॉग तो सिर्फ कब आता है, 1/x के लिए, यहाँ तो x² है। तो फिर से पहले वाले रूल पे चलते हैं, क्या होगा, x की पावर -2, ऐसा लिख सकते हैं ना इसे। फिर से पहले वाले रूल पे चलते हैं, x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, कितना बन गया, x की पावर -1 डिवाइड बाय आंसर। कर सकते हैं रेसिप्रोकल, इसको नीचे भी भेज सकते हैं पावर पॉजिटिव बनाने के लिए। फिर से वही कल वाला आर्ग्यूमेंट कि अभी हम इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन बाद में सीख लेंगे। नेक्स्ट बता सकता है कोई, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, और 1/x की अभी बताई थी log x, कांस्टेंट आएगा ना, यहां भी आना चाहिए था। इसमें क्या करें, 3 को बाहर, इस बार तो डायरेक्ट बता सकते हो ना, 3 को ऐसे ही रखो साइन की, प्लस में इसकी, इस बार नहीं कर पाएंगे, इस बार दो चीज आ गई अलग अलग, यही मुझे बताना था। याद है डिफरेंशिएशन में एक एडिशन रूल किया था, क्या था वो, कि अगर दो चीजें एडिशन में आ जाए तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। सेम गोज फॉर हियर, क्या होगा, इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, एक बार 2 × dx और एक बार 3x dx। करने की कोशिश करते हैं, 2 को ऐसे ही रखा x की, सॉरी 2 को ऐसे ही रखा, dx की क्या होती है, x होती है, अभी बताया था ना। तो 2 को ऐसे ही रखा, dx की x, 3 को ऐसे ही रखा, x की क्या होती है, x की पावर, अभी क्या था, x की क्या होती है,
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, समझा, 3 को ऐसे ही रख के, एक्स की पावर 1 थी ना, तो उसमें 1 में 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट बता सकते हो। फिर से इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, अगले 5 क्वेश्चन तुम करोगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इसीलिए कहा मैंने, समझ लो। पहले वाले की बताओ इंटीग्रेशन, साइन की माइनस कॉस और कॉस की साइन एक्स प्लस, ऐसा आ जाएगा। 5 क्वेश्चन तुम करने वाले हो, ये 5 क्वेश्चन है, ये भी करने हैं। सो इन्हें एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, 3 इंटू डी एक्स ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, क्या बना आंसर? 3 को ऐसे ही रखा और dx की x होती है, e की पावर x। अगर यहाँ पे नेक्स्ट पे आएंगे तो फिर से इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक, x की क्या किया, एक्स स्क्वायर बाय 2 और साइन की माइनस कॉस एक्स प्लस। नेक्स्ट में 1 बाय एक्स की, अब तुम खुद से ब्रेक करके लिख लेना इस दोनों 2 पार्ट्स में से। 1 बाय एक्स की लॉग आनी चाहिए थी और x की एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। नेक्स्ट में 1 बाय एक्स की लॉग एक्स प्लस में इसकी कैसे की, एक्स की पावर -2 किया था ना पहले, तो एक्स की पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1, जो भी सॉल्व करके आया होगा प्लस में से -1 अपॉन -1 है ना, -1 अपॉन एक्स। अरे लड़के वही तो बात हो गई ना, हमने ऊपर ही रख दिया अभी आइंस्टाइन। इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया, e की पावर x की e की पावर x और साइन की, ऐसा आंसर बनना चाहिए थे। समझ आ गया? फाइनली एक चीज रह गई हमारी, विच इज स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट लेके आते हैं और खत्म हो जाएगी इंटीग्रेशन। अगर मान लो, पहले आराम से समझना, एक सिंपल से क्वेश्चन से बताता हूं, कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि सारी मेहनत ऑलरेडी कर ली हमने, सिर्फ अब वो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट आ जाएगा। वर्कशीट वाले ज्यादा मुश्किल होते हैं, ठीक है, वो मुश्किल नहीं होता एक्चुअल में। क्या होता है उस वर्कशीट वाले क्वेश्चन में ना, ऐसे लिखा होता है तो तुम लोग घबरा जाते हो, तो उसको, ये चीज को भूल जाओ, लेफ्ट साइड को बस इस वाले की डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर दो। जैसा मैं तुम्हें अभी लिख के देता हूँ, ऐसे समझो कि मैं तुम्हें प्लेट में परोस के दे रहा हूँ, वहां पे अलग खाना पड़ा हुआ, तुम्हें खुद डालना। हाँ, एक चीज थी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, वैसे तो इस पे एक डिटेल्ड लेक्चर हो सकता है, बट अभी के लिए ये भी डिफरेंशिएशन का साइन है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, बताता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, जो एफ ऑफ एक्स है ना, और इक्वल में ये बताना चाह रहा है, पहली बात तो एफ के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा एक्स, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स का मतलब है जो भी राइट साइड पे लिखा होगा उसमें एक्स आएगा। ये दिख रहा है, जो भी आया राइट साइड पे उसमें एक्स था ना, यही बताना चाह रहा है बस। अगर मैं यहां पे लिख देता ना एफ ऑफ टी, ये क्या बताना चाहता, फंक्शन ऑफ टी। कहने का मतलब जो भी राइट साइड पे आएगा उसमें क्या होएगा, टी होएगा। जरूरी नहीं है साइन टी ही हो, लॉग भी हो सकता था, लॉग ऑफ साइन टी भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसमें वेरिएबल क्या होगा, टी होगा। जैसे टी नहीं भी हो सकता तो टी की पावर 0 मान लो यहाँ पे होता 2, ये तो पूरा ही कांस्टेंट है। तुम कहोगे अब टी तो है ही नहीं राइट साइड पे, है, दिखाता हूं, ये रहा, एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1, तो लिख दिया हमने टी। डिफरेंशिएशन के ना काफी सारे सिंबल होते हैं, जैसे तुम ऐसे लिख सकते हो डिफरेंशिएशन को, यहाँ पे जो भी तुम्हें पुट करना है, लेटस से अभी एफ ऑफ एक्स मान के चलते हैं, ऐसे समझो एफ ऑफ एक्स कुछ नहीं है, वाई ही है। एक डिफरेंशिएशन का ये सिंबल होता है, अब तुम इसमें वैल्यू पुट कर सकते थे जो भी यहाँ लिखा होता, बट फिलहाल के लिए एक ऐसा भी होता है डिफरेंशिएशन का सिंबल, यहाँ पे ऐसे लगा। एक बार डिफरेंशिएशन करनी है तो एक बार डैश लगाना होगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है तो 2 बार, 3 बार करनी है तो 3 बार, अप टू सो ऑन। बेकार सी नोटेशन है बट यूज होती है ये भी कई बार। एक और भी नोटेशन है बाय द वे, ऐसा भी लिखते हैं कई बार, एफ ऑफ एक्स लिखा पहले, फिर ऊपर डॉट लगा दिया। एक बार डिफरेंशिएशन करना तो 1 डॉट, 2 बार करना तो 2 डॉट, 3 बार करना तो 3 डॉट। तो ये 3 सिंबल होते हैं, मतलब तीनों का यही है कि बाहर लिखा बस शॉर्ट फॉर्म में डैश लगा दिया। हम कौन सा यूज कर रहे हैं, पहले वाला, समझ गए। इसको एक और तरह से भी बता सकता हूँ, वो जो मशीन वाली एनालॉजी है ना, वो हमेशा वर्क करती है। मैं जब बीएससी वाले स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ, तुम तो सोचो 11th क्लास में हो, जब मैं बीएससी वालों को भी मैथ पढ़ाता हूँ ना, मैं वो मशीन के एनालॉजी से ही बताता हूँ। मान लो जो एफ है ना, फंक्शन, ये एक मशीन है, मैंने यहां से क्या डाला, टी, और यहां से क्या बाहर आएगा, ये बताई थी मैंने एनालॉजी आज से पहले, कि एक मशीन में हमने टी डाला और बाहर आएगा साइन टी। अब इसको मैं अगर लैंग्वेज में, मैथ की लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो कुछ ऐसा, मैच करो दोनों। ये फंक्शन के बीच में तुम कुछ डालोगे, टी या एक्स, कुछ भी, आंसर आएगा एक दूसरे टाइप का फंक्शन, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या क्वेश्चन गिवन है। अभी क्लियर हुई ये सिंबल वाली चीजें। तो जब वर्कशीट होती है ना, उसमें मुश्किल नहीं होते, बस उसमें कभी कभी ऐसा न्यू सिंबल दिख जाता है तो मुश्किल लगता है। बिल्कुल सेम वाई भी, कभी कभी हम इस एफ ऑफ टी का नाम दे देते हैं वाई, बार बार इसे लिखना भी तो मुश्किल है ना, इसलिए हम इस पूरे का नाम दे देते हैं वाई। अभी मैंने कुछ देर पहले इंटीग्रेशन में ऐसे लिखा था, याद है, इस वाई को मैं ऐसे भी लिख सकता था,
क्या इसका मतलब है f इंटू एक्स? नहीं। क्या मतलब है अब इसका? फंक्शन ऑफ x। मतलब यहां पे जो भी आएगा इस पूरे की जगह, जो भी आएगा उसमें क्या होगा? x होएगा। समझ गए ना क्या चीज? ऊपर वाले में इसी को ही y लिखा हुआ। समझ आया पक्का? कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है ना अभी? तो जब भी मैं इंटीग्रेशन में y इंटू डी एक्स लिखूंगा, या तो ये कोई न्यू क्वांटिटी होगी, या फिर शायद y एक फंक्शन होगा x का, जो हमने इतने सारे रूल्स लिखे उसमें ऐसा ही हुआ था। y की जगह क्या आ रहा था? x जैसा कुछ आ रहा था, कभी x की पावर n, कभी साइन x, कभी cos x, कभी e की पावर x, जो भी था x ही था उसमें। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ? वापिस आते हैं हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। मैथ की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो न्यू न्यू देखोगे। जैसे कभी ऐसा सिंबल देगा ना, रन नहीं देखा होगा फिर तो, वो ऐसा होता है बिलोंग्स टू, ये वाला अलग होता है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। एक ऐसा भी होता है, ऐसा ही बता रहा हूँ कूल बनने के लिए और कुछ नहीं है, ये कोई काम का नहीं है अपने वैसे ही। ये नहीं देखा, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल। ये तो अच्छा तुमने बता ही दिए, इसे बिलोंग्स टू बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, बताएंगे धीरे धीरे। अभी हमें लग रहा है कि बड़े वियर्ड सिंबल मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जब मैथ की मोटी सी बुक लिखनी होती है ना, बार बार लिखना पड़े बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट, उससे बचने के लिए ऐसे सिंबल हम लगा देते हैं। फिलहाल के लिए इस पे वापस आए, मैथमेटिशियन थोड़ी बनना हमें। 0 से 1 x dx, पहले भूल जाओ 0 से 1 लिखा है, इंटीग्रेशन क्या होगी? x की पावर 2 डिवाइड बाय 2, अभी अभी बताया था। अभी ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये चेंज होके बन जाएगी ब्रैकेट। सेम करना है डिट्टो जो मैं यहां पे करने वाला हूं हमेशा। इंटीग्रेशन का रूल लगाया जैसा अभी तक कर रहे थे, फिर इंटीग्रेशन चेंज होके ब्रैकेट बनेगी, उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है ना बाहर निकाल दो, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। अभी भी मैंने इसको कुछ नहीं छेड़ा, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट को। क्लियर है ना अभी तक भी? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा फाइनल स्टेप होता है, विच इज, इसको ऊपर वाले को हम बोलते हैं अपर लिमिट, और नीचे वाले को हम बोलते हैं लोअर लिमिट। एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। समझ आया? तो क्या होगा, एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, विच इज एक्स की जगह, एक बार अपर लिमिट मतलब 1 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर था ना, एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, माइनस एक बार लोअर लिमिट विच इज 0 का स्क्वायर। तो 1/2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0, और 1 माइनस 0, दैट इज द आंसर। एक्स्ट्रा स्टेप हमने क्या किया, जब भी स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट आ जाए तो एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। एक और करके देखते हैं, 2-3 मैं कराता हूं, फिर तुम्हें दूंगा, आराम से करते रहना। अगर मान लो कभी भी आ गया dx, यहां लिखा है a से b, चलो अब बताओ, पहले भूल जाओ इनको, लिमिट को लिखी हुई है नहीं, x dx की क्या होती है, फिर ब्रैकेट में क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट माइनस, खत्म हो गया कुछ, ऐसा आंसर आना चाहिए था। तो एक ही तो स्टेप बढ़ा, बाकी तो वही इंटीग्रेशन है जो पीछे की थी। एक और करके देखते हैं, कभी ऐसा आ गया 2 + 3x, अभी अभी किया था ये क्वेश्चन, मान लो 0 से 1, मुश्किल नहीं है। पहले क्या किया था, 2 पार्ट्स में ब्रेक, फिर से 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, विद लिमिट दिस टाइम। आराम से समझ लो फिर लिख लेना, समझ दूंगा मैं पूरा, क्योंकि यही एंड है। यहां तक समझ आया? फर्स्ट वाले में क्या करें, 2 को बाहर निकालना, dx की क्या होती है, x, फिर 3 को बाहर निकाला, x की क्या होती है, x²/2, ऐसा लिखना है। लिखने का तरीका जरूर समझ लेना, मेन कंफ्यूजिंग तो वही होता है। फर्स्ट वाला क्या होगा, 2 ऐसे ही रखा, ब्रैकेट में कितना आएगा, 1 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दूसरे वाले में 3/2, इस 2 को बताया ना अभी बाहर लिख सकते हैं, और फिर 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, जो बचेगा आप सिंप्लीफाई तो कर सकते हो, आंसर आ गया। नहीं इतना बड़ा नहीं है, 1 माइनस 0 तो 1 ही होता है, तो 2 बचा, 1 माइनस 0 1 ही होता है, तो 3/2 बचा, एक्चुअल में ये था। बस एक और देख लो फिर तुम लोग कर सकते हो, इसके बाद कर लेना, 1 मिनट बस। हाँ। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि लोअर लिमिट छोटी रहे। हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ ऐसे केसेस आएंगे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, 0 से लेके इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इज ऑल्सो इन्फिनिटी, रेसिप्रोकल करके 0, वो अभी मैं बताता हूँ, इन्फिनिटी भी इन्वॉल्व करते हैं, पहले ये करते हैं, थोड़ा सा अलग लग रहा है ना उनसे। साइन की क्या होती है, माइनस कॉस, फिर से वही रूल है, ब्रैकेट लगाओ, 0 से 90 डिग्री, माइनस साइन को मैं लिख देता हूं बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो माइनस एक बार अपर लिमिट x की जगह, और एक बार लोअर लिमिट x की जगह। समझ आया क्या किया, cos 90 कितना होता है, 0, और cos 0 कितना होता है, 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस। एक तो तुम लोगों के ना बीच में बोलने की आदत बड़ी बेकार है, बोलो x क्यों अलग लेंगे, साइन x का x से उखाड़ लेंगे, मतलब बीच में से। तो तुझे पता सारी नींव गेर दी तूने घर की, इतना सिखाया मैंने। एक बस इन्फिनिटी का देख लो और फिर तुम लोग कर लेना नोटिस है,
अगर कभी भी लिखा हो 1/x², 0 से इन्फानाइट, बस एक क्वेश्चन देख लो फिर कर लेना, 0 से इन्फानाइट x⁻² dx, x⁻² +1 -2 +1, यही तो होता है रूल, 0 से इन्फानाइट। ये कितना बनेगा? -1, बाहर निकाल दिया, ऐसे ही बना। तुम्हें पता है x⁻1 को क्या लिख सकते हैं? माइनस है ना पावर, इसको प्लस बनाना है तो उल्टा कर दो। log x कहां से आ गया? 1/x। बार बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते जाओ, है ना, एक बार अपर लिमिट x की जगह, एक बार लोअर लिमिट, क्या हुआ? समझ रहे? एक बार अपर लिमिट पुट किया, एक बार लोअर लिमिट। ध्यान से देखना, तुम्हें पता है 1/∞ कितना होता है? 0। और 1/0 कितना होता है? एक यहाँ माइनस साइन है, एक यहाँ माइनस साइन है, तो प्लस इन्फिनिटी। ये आंसर आ गया। मतलब इसका आंसर ही एग्जिस्ट नहीं करा, वो अलग बात है, बट दैट इज द आंसर। हाँ, जैसे पॉजिटिव होती है वैसे नेगेटिव भी होती है, मतलब इन्फिनिटी जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो सिंबल है, एक आइडिया है कि नंबर बहुत बड़ा है, तो वो होती नहीं। हाँ हाँ, इसका मतलब आंसर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इन्फिनिटी जैसी चीज थोड़ी होती है कुछ भी। कहाँ पे? ये वाला जो एक एक करके बताता, रुक जा। हाँ, इसकी जगह log x, तो इंटीग्रेशन तो पहले स्टेप में कर देना। नहीं 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 नहीं, एक ही बार करनी है। और ये बच्चे हैं, ये जो भी मिल रहा पकड़ के दो दो। हाँ, जो स्टेप में दिख रहा। तो इसके बाद के मैं क्वेश्चन तुम्हें दे देने वाला हूँ ग्रुप में, जो मैंने सेंड भी कर दिया, उसे ट्राई करना। और यही था एंड इंटीग्रेशन का।